Okay, so good morning, everybody. Today we will be learning about day 5. What is day 5 and what we need to do on day 5. Okay, so the agenda is to understand what is the approach plan and basics of investment strategy. So, since last 4 days, we had various discussion. On first day, we had a general orientation, briefing about the organization, briefing about the work, what exactly are you doing, how this work is aligned with your job role, how will it benefit you for the long term in terms of your job, in terms of your self investment or entrepreneurship, etc. Day 2, we focused on what exactly is stock market, what is a demat account, what are the process, what is the procedure, why is it important, why should we invest in stock, and various other parameters. On third day, we try to open our own account in the given service provider by understanding the process and by understanding what all requirement do we need while opening an account and strategy accordingly. On fourth day, we had an one-to-one discussion where we understood about our sheets, how worksheet, how we need to update it, where do we need to update it, and what are other parameters. So today, as we understand that we need to know first we have opened an account. जैसे कि हमारा पर्पस क्या है एज ए फाइनेंशियल एनालिस्ट, मार्केटिंग एनालिस्ट या बिजनेस एनालिस्ट इंटर्न का, कि we are overseeing the investment option for our client. We are suggesting them, guiding them, analyzing their needs and suggesting the best investment option. In short, हम उनके पोर्टफोलियो मैनेजर हैं, यानी मेरे जो भी क्लाइंट्स है, फॉर एग्जांपल मेरी मम्मी है या मेरे अंकल है या मेरा फ्रेंड है या मेरा ब्रदर है, ये चारों लोग अलग अलग सबसेट कैटेगरी के, जैसे कि मम्मी इज माय क्लोज रिलेशन, सो आई अंडरस्टैंड व्हाट इज द माइंडसेट ऑफ माय मदर, उनकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी क्या है, उनका सोर्स ऑफ इनकम क्या है, उनके पास कितना सेविंग है, और उनकी नीड के हिसाब से मैं उनको स्टॉक सजेस्ट करूंगा या फिर मैं उनके लिए मिनी पोर्टफोलियो बनाऊंगा कि हाँ मम्मी आप शुरुआत कर सकते हो 500 रुपीज से या 1000 रुपीज से। मेरे अंकल जो है अगर वो वर्किंग है, वो उनका कितना वर्किंग कैपिटल है या उनकी नीड क्या है, वो कौन से सेक्टर में काम कर रहे हैं, उनका अंडरस्टैंडिंग क्या है, उस हिसाब से मैं सजेस्ट करूँगा। सेम फॉर माय फ्रेंड्स, वो लोग मेरे एज ग्रुप के हैं, तो उनका कैसा माइंडसेट है, उनका कैसा नॉलेज है, उनका कैसा मोटिवेशन है टुवर्ड्स दी स्टॉक मार्केट कंसेप्ट, ये सारी चीजें समझ के मैं उस हिसाब से करवाऊंगा। तो आज हम ये समझेंगे कि इन्वेस्टमेंट करते कैसे हैं, बेसिक्स। हम कोई डिटेलिंग एक दिन में नहीं समझेगा और ना ही कोई समझा सकते हैं। तो आज हमको एक जनरल ओवरव्यू समझना है कि स्टॉक मार्केट में शेयर बाय कैसे करते हैं, सेल कैसे करते हैं, एक डीमैट अकाउंट ओपन करने के बाद में हमारा जो डीमैट अकाउंट है उसमें क्या क्या टर्मिनोलॉजी है, मार्केट, हम कौन, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज कितने वर्किंग डेज के लिए ओपन रहता है, मंडे टू फ्राइडे, उसका टाइमिंग क्या है, उसकी बेसिक टर्मिनोलॉजीज क्या है, बाय क्या होता है, सेल क्या होता है, निफ्टी क्या होता है, सेंसेक्स क्या होता है, एंड वेरियस अदर पैरामीटर्स विच वी नीड टू अंडरस्टैंड बिफोर इन्वेस्टिंग। डायरेक्टली तो हम लोग इन्वेस्टमेंट पे नहीं जा सकते, ठीक है। तो उसके रिगार्डिंग में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड द बेसिक्स। कोई भी ऐप है, कोई भी है, इसका बेसिक समझना बहुत जरूरी है कि ये ऐप फंक्शनिंग कैसे होता है, इसके क्या पैरामीटर्स है। जैसे कि एक ऐप में कई सारे पैरामीटर्स रहते हैं, जैसे कि उनका पोर्टफोलियो वाला पैरामीटर है, बाय सेल वाला है, वॉच लिस्ट है। तो हमको पहले ये समझना जरूरी है कि ये क्या डिपिक्ट करता है। सेकंड, कैसे ऐप यूज करना है बेसिक्स में, यानी एक शेयर बाय करना है या सेल करना है, फंड्स ऐड करना है या विड्रॉ करना है, तो ये कैसे करना है ये हमको समझना बहुत जरूरी है। स्टॉक मार्केट की बेसिक टर्मिनोलॉजीज, टाइमिंग्स, कब स्टॉक मार्केट ओपन होता है, कब क्लोज होता है, इक्विटी क्या होता है, डेरिवेटिव क्या होता है, फ्यूचर एंड ऑप्शन क्या होता है, ये सारी चीजें, ठीक है। तो जैसे कि अभी 9:43 हुआ है और आज 17 नवंबर विच इज थर्सडे, तो आज के दिन स्टॉक मार्केट ओपन होता है। स्टॉक मार्केट का जनरल ओपनिंग टाइम इज 9:15 to 3:30। और कोई कोई भी क्वेश्चन है तो हम लोग गूगल भी कर सकते हैं, व्हाट इज द टाइमिंग ऑफ BSE stock market, okay. The pre-open sessions is 9 a.m. to 9:15। the pre-open यानी ये उन लोगों के लिए रहता है जो पहले ट्रेड करते हैं, हमारे लिए 9:15 के बाद में ये रहता है। जैसे कि हम देखो, एक सिंपल सी बात है,
कोई भी क्वेश्चंस, कोई भी डाउट रहा, जो हम सिखाते हैं वो तो हमारे एंड से हो गया, बट आपको क्लैरिफिकेशन और चाहिए तो आप लोग गूगल, यूट्यूब, ये जो भी वेल नोन सोर्स चैनल है वहां से देख सकते हो। जैसे कि यहाँ पे लिखा है एंट्री पीरियड 9:15 to 9:30 के आसपास है और क्लोजिंग पीरियड 3:30। समझ रहे हो आप लोग? ये प्री ओपन है, कंटिन्यूस 9:15 to 9:30, क्लोजिंग, ये सारी चीजें। तो हमारा एक बेसिक समझ आ गया है कि मार्केट मंडे टू फ्राइडे सुबह 9:30 से लेके 9:15 से लेके दोपहर के 3:30 बजे तक चलता है। क्लियर है? ओके। अभी नेक्स्ट ये मेरा एंजल का कंप्यूटर वाला स्क्रीन है। तो मोबाइल ऐप अलग रहता है और कंप्यूटर का अलग रहता है। जैसे कि अभी मार्केट ओपन है, इसके लिए ग्रीन रेड दिख रहा है ओवरऑल गेन, अगर आप देख रहे हो सेंसेक्स ये मूविंग है क्योंकि अभी मार्केट ओपन है। अगर ये आप 4 बजे के बाद में देखोगे तो क्लोज रहेगा, अगर सुबह 8 बजे देखोगे तो क्लोज रहेगा। ठीक है। सेंसेक्स उस इंडेक्स को कहा जाता है जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का है। ठीक है। और निफ्टी उस इंडेक्स को कहा जाता है जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का है। अब इसमें निफ्टी में भी कई सारे रहते हैं, निफ्टी बैंक है, निफ्टी मेटल्स है, निफ्टी 50 है। सेंसेक्स में भी वैसा रहता है, सेंसेक्स मेटल्स, सेंसेक्स बैंक और कई सारे। तो निफ्टी का एक सिंपल फॉर्मूला क्या है कि टॉप 50 स्टॉक्स जो है निफ्टी के, उसका एग्रीगेट करके जो वैल्यू बनता है उसे निफ्टी कहते हैं। और सेंसेक्स में टॉप 30 कंपनीज जो है उनका एग्रीगेट करके जो वैल्यू बनता है उसे सेंसेक्स कहते हैं। इज इट क्लियर? जैसे कि अभी यहाँ पे कई सारे स्टॉक्स का आप देख रहे हो, रेड का मतलब ये नेगेटिव में जा रहा है, ग्रीन का मतलब ये पॉजिटिव में जा रहा है, और ब्लैक जब होता है यानी वो न्यूट्रल है। तो आपको कभी कभार ब्लैक भी दिखेगा या फिर नॉर्मल दिखेगा। ये आपको समझ आ रहा है? यहाँ पे कोई भी स्टॉक, जैसे कि फॉर एग्जांपल मुझे अभी अदानी का स्टॉक देखना है, अदानी के कई सारे स्टॉक्स रहेंगे। ठीक है, अदानी एंटरप्राइजेस वगैरह वगैरह। और अभी आपको दिखेगा कि एनएससी पे भी है और बीएससी पे। हाँ, एक स्टॉक दोनों मार्केट में रहता है तो कोई इशू नहीं रहता। जैसे कि अभी मैं अदानी का एनएससी का देखता हूँ, कोई भी हार्डली 1, 10, 15 पैसों का फर्क रहता है, बट कोई उससे फर्क नहीं पड़ता है ज्यादा। अब जैसे कि ये अदानी का स्टॉक है, ठीक है, यहाँ पे मैं उसका अभी पैरामीटर देख रहा हूँ। देखो, ये चार्ट हो गया, ओवरव्यू हो गया, टेक्निकल पैरामीटर्स हो गया, फंडामेंटल पैरामीटर्स हो गया, और फिर बाद में अदर पैरामीटर्स। तो इस हिसाब से ये यहाँ पे वॉच लिस्ट होती है, जहाँ पे हम जितने भी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड कंपनी है मोर देन 5,000, ये सारे हम लोग यहाँ से सर्च करके देख सकते हैं और अपनी वॉच लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। अगर मुझे सिर्फ बैंकिंग वाले चाहिए तो मैं बैंकिंग की वॉच लिस्ट क्रिएट कर सकता हूँ, मुझे आईटी वाले चाहिए तो आईटी वाली। तो अब ये चार्ट वगैरह भी इनिशियल लेवल पे आपको बहुत कंफ्यूज होगा कि यार ये क्या है, बट धीरे धीरे आपको वो समझाया जाएगा। ठीक है। अभी यहाँ पे ये होता है पोर्टफोलियो, यानी पोर्टफोलियो का मतलब जहाँ पे मैंने ऑर्डर प्लेस किया, मेरा पोर्टफोलियो कितने का है। जैसे कि अभी ये सैंपल अकाउंट है, इसके लिए आपको मैं दिखाता हूँ। हाँ, मैंने सुजलॉन का एक शेयर खरीदा था 6 क्वांटिटी में, तो मेरा टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड था 49 रुपीज, और आज वो 48 रुपीज की वैल्यू, यानी मेरा 1% लॉस पे है। ठीक है। और फिर बाद में मैंने, ओके, और यस बैंक का मैंने 2 शेयर खरीदे थे 32 पे और वो 33 पे, यानी वो प्रॉफिट में है। तो स्टॉक मार्केट ऐसे ही होता है, किस स्टॉक में प्रॉफिट होता है, किस स्टॉक में लॉस होता है। ओवरऑल अभी तक मुझे कितने रुपीज का प्रॉफिट हुआ है और आज का कितना प्रॉफिट और लॉस है। तो ये एक जनरल ओवरव्यू आता है, और यहाँ पे ऑप्शन रहता है, मैं बाई कर सकता हूँ और स्टॉक्स, या फिर मैं सेल कर सकता हूँ। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मुझे ये सेल करना है, मैंने यहाँ पे सेल पे क्लिक किया। ठीक है, यहाँ पे सेल पे, और यहाँ पे मैंने सेल, अभी मैंने कितने क्वांटिटी दिए थे, 6, तो अभी मैं चाहिए तो 6 के 6 क्वांटिटीज भी बेच सकता हूँ या फिर एक भी बेच सकता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पे 6 ले लिए और यहाँ पे प्लेस सेल ऑर्डर कर दिया। ठीक है। ठीक है, तो यहाँ से अपने को ये समझ आ जाएगा कि कैसे बाई करना है, कैसे सेल करना है। तो बेसिक्स टर्मिनोलॉजी आपको पता चल गई, कैसे ऐप डाउनलोड करना है और वगैरह। और इसमें भी अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो सिंपल सी बात है, यूट्यूब पे जाके आप एक कोई भी वीडियो, कई सारे एक्सपर्ट लोगों ने वीडियो डाला है कि हाउ टू ट्रेड ऑन एंजल वन प्लेटफॉर्म। तो वो लोग भी एक सैंपल वे में आपको पूरा तरीके से समझा सकते हैं
कि कैसे रहते हैं, उसमें नियरेस्ट देखो, जैसे कि जो अभी 1.4 मिलियन है, तो इनका समझ लो कि कैसे है क्या है। तो कोई भी चीज शुरू करने के पहले आप लोग एक रेफरेंस यूज करवाना और फिर ही करवाना, सो दैट कि आपको क्लैरिटी आ जाए, क्योंकि ये स्टॉक मार्केट है, कोई जोमेटो या फिर कोई स्विगी ऐप नहीं है कि कुछ भी कर सकते हैं हम लोग और उसमें कोई ये इशू नहीं है। ठीक है, तो अभी समझ आ रहा है कि एनालिसिस ऑफ स्टॉक, अभी हमने अकाउंट तो ओपन किया है, बट अभी अपने को ये भी समझना जरूरी है कि मैं अभी किस में इन्वेस्ट करूं, कैसे करूं। अभी तुरंत अकाउंट ओपन करते ही मेरे पास मान लो 50,000 है, 10,000 है, तो मैं तुरंत वो इन्वेस्ट करने जाऊंगा तो दैट इज फुलिशनेस। ठीक है, स्टॉक मार्केट में क्या होता है, दो से तीन टाइप के लोग रहते हैं। ठीक है, एक जो बॉलीवुड वाला नेचर जो रहता है, जो हर्षद मेहता की स्कैम मूवीज देखते हैं या फिर वो और उससे इंस्पायर होते हैं कि यार मैं भी स्टॉक मार्केट में उतरूंगा और करोड़पति बन जाऊंगा। ये कुछ पॉसिबल नहीं रहता और ये होता नहीं है। तो स्टॉक मार्केट कोई गैम्बलिंग का गेम नहीं है कि आज मैंने सोचा कि साउथ अफ्रीका वर्सेस नेदरलैंड्स पे मैंने बेटिंग किया और नेदरलैंड्स अचानक से जीत गया और मैं जीत गया, वैसा नहीं होता है। ये एक प्रॉपर स्ट्रेटेजिक वे ऑफ इन्वेस्टमेंट है, जहाँ पे हम लोग एक कंपनी को स्टडी करते हैं, उसके वेरियस पैरामीटर्स को स्टडी करते हैं, मार्केट को स्टडी करते हैं, फिर इन्वेस्ट करते हैं। ऐसे कुछ सडनली नहीं होता कि हाँ रातों रात ये कंपनी ये हो गई वगैरह। आपने कुछ स्टोरी सुनी होगी बट वो 1 in a million रहते हैं। अभी हम लोग उस स्ट्रेटेजी से कभी इन्वेस्ट नहीं करना, हमारा काम सिस्टमैटिक वे में, एक स्ट्रेटेजिक वे में होना है। इट इज नॉट अबाउट, स्टॉक मार्केट इज नॉट लाइक 100 मीटर रेस, इट इज लाइक 10 किलोमीटर, बोलते हैं ना, एक मैराथन जैसा है। तो इसमें आप वो मत सोचना कि एक दिन या 6 महीने में मैं सीख जाऊंगा, क्योंकि स्टॉक मार्केट में मान लो एट अ टाइम 100 लोग अगर स्टार्ट करते हैं प्रोसेस, एक साल के बाद में उन 100 लोगों में से सिर्फ 30% लोग रहते हैं, यानी 30 लोग रहते हैं। उसके अगले साल सिर्फ 10% लोग रहते हैं, और फिर उसके बाद 2 साल के बाद में सिर्फ 5 से 6%। तो स्टॉक मार्केट में ऐसा नहीं रहता है कि 100 लोगों ने शुरुआत की थी 100 के 100, क्योंकि यहाँ पे पेशेंस बहुत जरूरी है, यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है और यहाँ पे स्टडी बहुत जरूरी है। इसके लिए ही तो पैसा बनेगा। अगर आपको लग रहा है कि किसी ने बोल दिया आपको हाँ ये खरीद ले वो खरीद ले और कभी आपको प्रॉफिट मिल गया, तो ऐसा नहीं होता। प्रॉफिट मिल भी जाएगा बट बाद में वो बोलते हैं ह्यूमन ग्रीड होता है, यार अब भी मेरे को 10% मिला और 100% मिलेगा। फिर उस चक्कर में उस 10% से -50% जाने में भी ज्यादा टाइम नहीं लगता। तो स्टॉक मार्केट के जो पॉजिटिव साइड्स भी है वैसे डार्क साइड भी है, वो कोई भी बिजनेस के। तो हमें ये सोचना है कि जो डार्क साइड है उसको हम कैसे स्टडी करें, उससे हम कैसे अवेयर रहे, और पॉजिटिव साइड पे हम अपनी क्या कहते हैं एनर्जी कैसे यूटिलाइज कर सकें और वहां पे सीख। जैसे कि अभी तीन टाइप के स्टॉक होते हैं, एक होता है स्टेबल ब्लू चिप, एक होता है मॉडरेट ग्रोथ, और एक होता है रिस्की वॉलेटाइल। जैसे कि अभी फॉर एग्जांपल मैं एक आपको एक मनी कंट्रोल करके एक वेबसाइट है, ठीक है। ये मनी कंट्रोल इज लाइक सारे स्टॉक मार्केट के एनालिसिस करते हैं कि क्या है क्या नहीं। अभी इसमें मैं मान लो स्टेबल स्टेबल स्टॉक्स स्टेबल स्टॉक्स जैसे इसमें तो अभी स्टेबल स्टॉक करके समझेगा नहीं, जैसे कि टॉप 10 स्टेबल ब्लू चिप स्टॉक्स इन इंडिया। ये वो स्टॉक रहते हैं जो मार्केट में लीडर रहते हैं, जो मूव नहीं होते, यानी कितना भी मार्केट का ये हो उनकी पोजीशन स्टैंडर्ड रहती है। जैसे कि एसबीआई बैंकिंग का सबसे बड़ा बादशाह है, एसबीआई, रिलायंस इंडस्ट्रीज, टाटा। अभी आप देखो ये सारे बड़े बड़े कंपनीज है जो आपने सुने हैं, रिलायंस, टाटा, हिंदुस्तान यूनिलीवर, एचडीएफसी, एशियन पेंट्स, डी मार्ट, एवेन्यू सुपर मार्ट यानी डी मार्ट, कोटक महिंद्रा बैंक, ये सारी वो कंपनीज रहती है जिनकी मार्केट में एक बहुत बड़ी स्टैंड रहती है। यानी ऐसा नहीं रहता कि कल कुछ हो गया और चले गए, वैसा नहीं होता। फिर बाद में टॉप 10 मॉडरेट स्टॉक्स। मॉडरेट स्टॉक क्या रहते हैं, जो ना ही रिस्की रहते हैं और ना ही ग्रोथ रहते हैं, बट उनका ये रहता है कि कभी आप कभी डाउन। जैसे कि अभी ये एस्कॉर्ट्स, ठीक है, पॉलीकैप जो हम वायर देखते हैं उस हिसाब से, जिन्हें मिड कैप स्टॉक्स भी कहते हैं। मिड कैप स्टॉक्स का मतलब क्या है, जो ग्रोथ में रहते हैं बट उतने वोलेटाइल भी नहीं रहते, उतने ये भी नहीं रहते, स्टेबल भी नहीं रहते। ठीक है, जैसे कि अभी यहाँ पे आप देख रहे हो क्रॉम्पटन ग्रीव्स, या फिर इसमें से भी कुछ नाम आपने सुने होंगे कुछ नहीं, जैसे कि ये पॉलीकैब इंडिया सुना होगा आप लोगों ने, या फिर क्रॉम्पटन इलेक्ट्रिक सर्विसेज वाला। तो ये वो स्टॉक रहते हैं जो बढ़ भी सकते हैं और घट भी सकते हैं। अभी रिस्की स्टॉक्स यानी क्या रहता है, जैसे कि यस बैंक,
या फिर आपका पेटीएम या फिर जोमेटो, वो वाले, यानी जिसमें हाई ग्रोथ भी दे सकता है और हाई क्या बोलते हैं लॉस भी हो सकता है। हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड वाला स्क्रीनर, अभी जैसे कि ये एक ऐप है। अब इसमें टॉप रिस्की स्टॉक्स, यानी जैसे कि अभी सीएमपीएन इसका मार्केट प्राइस 60 रुपए का स्टॉक है, वो चेंज एक महीने में 68% रिटर्न भी दिया है, और अगले 3 महीने में -30% भी आ सकता है। तो इसमें कोई गारंटी नहीं देती, बट जिसको शॉर्ट टर्म पे ट्रेड करना है तो उनके लिए ये टाइप के स्टॉक्स रहते हैं। ठीक है, क्लियर है आपका? अब नेक्स्ट क्या है, प्राइस बैंड ऑफ स्टॉक। अभी मार्केट में, जैसे कि एक एग्जांपल मैं देता हूँ, रिलायंस, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। अभी ये रिलायंस किसकी थी? दो लोगों की है। ठीक है, धीरू भाई अंबानी इसका फाउंडर था, और उसके दो बेटे हैं, एक है मुकेश अंबानी और एक है अनिल अंबानी। ये है मुकेश अंबानी और यहाँ पे जैसे कि अनिल अंबानी है। तो अभी ये दोनों भाइयों की अपनी अपनी कंपनी है रिलायंस के नाम से। तो जैसे कि अभी फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे देखता हूँ रिलायंस, रिलायंस इंडस्ट्रीज, ये मुकेश अंबानी की कंपनी है। ठीक है, इसका स्टॉक प्राइस देखो आज के हिसाब से 2594, 2594, यानी मोटा मोटा 2600 के आसपास का स्टॉक प्राइस है। इसमें इसका जियो, फिर बाद में रिलायंस का ऑयल इंडस्ट्री, सारे सारे इंडस्ट्रीज इसमें इंक्लूसिव है। ठीक है, अभी इसी फैमिली के इसी इंसान का दूसरा भाई जो है रिलायंस, रिलायंस पावर, ये जो छोटा अंबानी यानी अनिल अंबानी का है, ये है 16 रुपए का स्टॉक। ठीक है, और एक देखना, ठीक है। तो यहाँ पे अपने को डिफरेंस क्या समझ आ रहा है, एक ही फैमिली के दो लोगों के स्टॉक प्राइसेस में काफी डिफरेंस है। जैसे कि मुकेश अंबानी वर्ल्ड वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन में आता है, और अनिल अंबानी अभी वन ऑफ द बैंकरप्ट पर्सन में आता है। तो यहाँ से हम क्या सीखना है, एक ही कंपनी के दो अलग अलग टाइप के स्टॉक्स भी ले सकते हैं, यानी कंपनी का मैनेजमेंट बहुत जरूरी है उसमें। यानी इस पेनी स्टॉक में अनिल अंबानी की कंपनी आ रही है 0 to 10 रुपीज, 10 to 50 रुपीज में, और 1000 रुपीज अबाव में मुकेश अंबानी के लिए, जहाँ पे हाई हाई लेवल स्टॉक है। ठीक है, तो हमें ये समझना है कि अभी हमारा बजट क्या है। जैसे कि अभी फॉर एग्जांपल मेरा बजट है कि मैं पहले शुरुआत करना चाहता हूँ 500 रुपीज से। तो अभी 500 रुपीज में मैं अगर रिलायंस का स्टॉक खरीदना चाहता हूँ तो नहीं हो सकता। या फिर अगर मैं सोचता हूँ कि चलो मैं टीसीएस का एक स्टॉक खरीदता हूँ, जो कि बहुत अच्छी कंपनी, बट टीसीएस का एक स्टॉक प्राइस 3300 का है। तो ऐसे टाइम पे मुझे क्या करना है, अगर चलो मेरा 500 रुपए का बजट है, तो मुझे पता है कि मुझे बैंकिंग में चाहिए, तो बैंकिंग के अभी कौन से स्टॉक है, जैसे कि बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ बड़ौदा। तो यहाँ पे मैं बैंक ऑफ बड़ौदा को स्टडी करता हूँ कि कितने का है, हाँ 164 रुपीज का है, तो मैं एटलीस्ट एक स्टॉक तो खरीद सकता हूँ। फिर बाद में मैं देख रहा हूँ कि और कौन सा है, यस बैंक, जो कि बैंकिंग सेक्टर में ही है, बट थोड़ी उतनी अनस्टेबल है, तो 16 रुपीज का एक है, 17 रुपीज का, वो मैं खरीद सकता हूँ। तो उस हिसाब से हमको हमारे बजट के हिसाब से हमारा पोर्टफोलियो बनाना है, जिसके बारे में हम आपको डिटेलिंग में आगे समझा देंगे। ठीक है, तो अभी आपको ये क्लियर होना है कि स्टॉक मार्केट में कहाँ पे, कैसे, क्यों और कौन से स्टॉक में इन्वेस्ट करना है। क्लियर है? अभी कुछ पैरामीटर्स रहते हैं, मेजर दो ही पैरामीटर्स रहते हैं, एक होता है फंडामेंटल एनालिसिस और एक होता है टेक्निकल एनालिसिस। इन शॉर्ट अगर आपको अभी समझाने के लिए जाओ, तो टेक्निकल एनालिसिस वो होता है जो शॉर्ट टर्म पे है, यानी जिसमें हम चार्ट को स्टडी करते हैं, रिसेंट प्राइसेस को स्टडी करते हैं, ट्रेंड को स्टडी करते हैं। यानी टेक्निकल एनालिसिस में वो होता है कि मैंने आज 10,000 डाल दिए, तो मेरे को नेक्स्ट मंथ तक वो कितना मिलना चाहिए, अगर 10% मिल रहा है तो मेरा 11,000 होगा। और फंडामेंटल एनालिसिस यानी मैं कंपनी के बारे में स्टडी कर रहा हूँ, ऑर्गेनाइजेशन किस चीज में काम करती है, सेक्टर का ग्रोथ कितना है, कंपनी का बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, कैश फ्लो, ये सारी चीजें। क्योंकि मैं उस स्पेसिफिक कंपनी में लॉन्ग टर्म के हिसाब से, साल 2 साल 5 साल, जो ग्रोथ लेवल पे मैं करवा रहा हूँ। जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी आज के टाइम पे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का बहुत बड़ा क्रेज आ रहा है, तो अगर आप चीज नोटिस करोगे, जैसे कि टाटा मोटर्स, ठीक है, टाटा मोटर्स, ये कंपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बना रही है, इलेक्ट्रिक कार्स बना रही है। तो अगर मैं अभी इसका 422 प्राइस है,
तो मैं ये सोच रहा हूँ कि अगले 5 साल में, आज अगर मान लो मार्केट में सिर्फ 2% इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है, अगले 5 साल में वो 2% की जगह 10% हो जाएंगे या 20% हो जाएंगे, तब इनका सबसे ज्यादा ग्रोथ है। टाटा मोटर्स हो गया, फिर यानी बजाज इलेक्ट्रिकल्स हो गया, या फिर एक्साइड बैटरीज का हो गया। तो मैं उस हिसाब से सोच रहा हूँ कि मार्केट की अगले 5-10 साल में उतनी डिमांड आएगी, इसके लिए मैं लॉन्ग टर्म पे सोच रहा हूँ। तब मैं सोच रहा हूँ इन फंडामेंटल एनालिसिस, तब मैं जाके क्या क्या स्टडी कर रहा हूँ फंडामेंटल एनालिसिस के लिए, कंपनी के बारे में। जैसे कि यहाँ पे अभी आपको पैरामीटर्स, ये सारा टेक्निकल है, जैसे कि चार्ट के ऊपर स्टडी कर रहा हूँ। जैसे कि अभी मेरे को रिसेंट में जानना है, तो मैं इससे भी लिखूंगा कि पिछले 1 महीने में कितना रिटर्न दिया। यानी पिछले 1 महीने में ये शुरुआत हुआ था 390 रुपीज का और अभी 420, यानी बढ़ रहा है। पिछले 3 महीने में ये अप था, यानी ये 470 था, फिर घट गया और फिर से अभी बढ़ रहा है। और पिछले 6 महीने में कितना ग्रोथ आया है, सेम। और पिछले 1 साल में, तो हमें ये समझ रहा है कि टाटा मोटर अच्छे ग्रोथ लेवल पे था, बट नीचे से घट के आया तो फिर से पॉजिटिव वे में जा रहा है। तो हमको इस चार्ट से ये एनालिसिस करने आ रहा है कि इसका एक पैटर्न है कि ये डिप हो रहा है, फिर अब जा रहा है, फिर से डिप हो रहा है, अब जा रहा है, डिप हो रहा है, फिर से अब जा रहा है, फिर से डिप हो रहा है, अभी अब जाने की ही कोशिश में है। तो ये पैटर्न रिपीट होगा। तो ये शॉर्ट टर्म पे हम लोग इस पे सोच सकते हैं कि हाँ, ये अभी 422 पे है, मैं अभी 1 महीने के लिए रखता हूँ, जैसे ये 440 पे आ जाएगा मैं बेच सकता हूँ, राइट। बट लॉन्ग टर्म पे मैं कैसे सोच सकता हूँ कि हाँ, टाटा मोटर्स का भी फाइनेंशियल, जैसे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में पढ़ रहा हूँ कि पिछले साल में 2018 में उनका कितना रेवेन्यू था, 2,94,000 करोड़, फिर अभी 2,70,000, तो इनका रेवेन्यू स्टेबल है, उतना घट नहीं रहा, बट पिछले 3 साल में बढ़ रहा है, तो आगे आगे ये बढ़ सकता है। उनका नेट प्रॉफिट क्या हो रहा है, नेट प्रॉफिट पिछले इतने सालों से घट रहा है, यानी -28,000 करोड़, बट कोविड के बाद में धीरे 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 करके अभी वो रिकवर हो रहा है। ईपीएस, अर्निंग पर शेयर, कितना था यहाँ पे, और उस हिसाब से यानी एक पॉजिटिव ग्रोथ दिख रहा है मुझे। तो मैं इस हिसाब से सोच सकता हूँ कि हाँ, अगले 5 साल में, आज अगर टाटा मोटर्स की 10,000 व्हीकल्स है, अगले 5 साल में वो 5 लाख हो जाएगी। तो ऑफकोर्स उसका नीड बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगा, उस हिसाब से मैं स्टॉक में इन्वेस्ट करता हूँ। अभी आपको क्लियर समझ आ रहा है टेक्निकल एनालिसिस क्या रहता है और फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है। इसी बारे में हम लोग और डिटेल में समझेंगे आगे के नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक थैंक यू। अगर कुछ क्वेश्चंस रहते हैं, डाउट्स रहते हैं, तो आप तुरंत पूछ सकते हैं। ओके गाइस, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू।